हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हॉस्पिटल नौकरी पर। मैं हूं सोनू निगदाले गावड़े और आज जो हम बात करने जा रहे हैं बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन के बारे में। तो नर्सिंग एस्पायरेंट्स जो भी एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए कौन से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड और उसके एमसीक्यूज भी हम कवर करेंगे। तो आज हम बात करेंगे उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में और परसेंटेज क्वेश्चंस कितने कवर किए जाते हैं, किस टॉपिक पे हमें ज़्यादा जोर देना है, ज़्यादा एम्फेसिस करना है, कौन से टॉपिक अच्छे से पढ़ना है, इनके बारे में बात करेंगे। और वेरी ब्रीफ डिस्कशन, वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द बायोकेमिस्ट्री। सो लेट्स सी, हम देखते हैं हमें क्या पढ़ना है, कितने क्वेश्चंस हमारे आते हैं। यस, सो द इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन। तो आज हम बायोकेमिस्ट्री के बारे में बात करने जा रहे हैं। जितनी भी आपकी एंट्रेंस एग्जाम होती है, परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस इन रिसेंट पेपर्स, तो क्लासिफिकेशन ऑफ फूड से लगभग 26% आता है, इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन से 20%, बैलेंस डाइट से 17%। फिर ये आपका बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है, कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स से 14%, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म से आपका 9%, कंपोजिशन मेटाबॉलिज्म प्रोटीन से 8% और कंपोजिशन मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट से 6% आपका क्वेश्चंस आते हैं। तो इन टॉपिक्स को हमें कवर करना है बेसिकली। तो इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री हम शुरू करते हैं। सो व्हाट इज़ बायोकेमिस्ट्री बेसिकली? तो बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायोकेमिस्ट्री का जो मीनिंग है, इट इज़ द स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस एंड वाइटल प्रोसेसेस अक्रिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारी सेल को हम एक केमिकल फैक्ट्री कह सकते हैं जिसमें बिलियंस ऑफ रिएक्शंस हो रही हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, आपस में मॉलिक्यूल्स, आयंस इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इन्हीं केमिकल सब्सटेंसेस की इंटरेक्शन की हम स्टडी करते हैं, जो हमारी लाइफ के लिए, हमारे जीवित रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली बायोलॉजिकल जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, जैसे कि प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा है, ये आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, इनका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, तो ये सब एसोसिएटेड है हमारी लाइफ से, लिविंग से। तो ये सब हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। केमिस्ट्री ऑफ द सेल, ये इनकी आपस के इंटरेक्शन, मॉलिक्यूल्स और आयंस के आपस के इंटरेक्शन पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल जैसे वाटर और मेटल आयंस, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आयंस, जैसे अमीनो एसिड्स का यूज़ होता है सिंथेसाइज करने में प्रोटीन, ये सब हमें कैसे पता लगा? व्हेन वी स्टडीड द बायोकेमिस्ट्री ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स। इन मॉलिक्यूल्स का मेटाबॉलिज्म से सेल कैसे एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, जो कि हमारी फंक्शनिंग के लिए, सेल की फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बायोकेमिस्ट्री की जितनी भी फाइंडिंग्स होती है, जैसे कि बहुत सारी डिसीजेज होती हैं जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, मेटाबॉलिक एरर्स से अराइज होते हैं, तो ये बायोकेमिस्ट्री की फाइंडिंग्स को हम अप्लाई करते हैं प्राइमरीली मेडिसिन में। तो देखिए, लाइफ की शुरुआत जो है वो सेल से होती है, इसीलिए हम सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। एक सेल में कई सारी केमिकल रिएक्शंस एक साथ हो रही है, जिसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट हमें ऑर्गन की फंक्शनिंग पर दिखाई दे रहा है। अगर सेल की फंक्शनिंग में, इन केमिकल रिएक्शन में कोई भी डिसऑर्डर या डिसबैलेंस आता है, तो ये हमें किस पर दिखेगा? ऑर्गन की फंक्शनिंग को अफेक्ट करेगा। तो सेल से हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं, क्योंकि सेल ही है जो बेसिक यूनिट है लाइफ की। ब्रॉडली अगर हम देखें तो सेल को हमने दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। सो द बैक्टीरियल सेल जो है हमारा एग्जाम्पल है प्रोकैरियोटिक सेल का, और एनिमल सेल, प्लांट सेल, फंगल, प्रोटोजोन सेल जो है हमारा एग्जाम्पल है यूकैरियोटिक सेल का। स्ट्रक्चरली अगर हम डिफरेंस देखें, यहाँ पर आप स्ट्रक्चर में डिफरेंस देख के डिफरेंस को क्लियरली समझ सकते हैं कि प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो यहाँ पर जो कैरियोट्स वर्ड है ये आया है कैरियन से। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो इम्पॉर्टेंटली जो डिवीजन किया गया है वो न्यूक्लियस की उपस्थिति के आधार पर किया गया है, जिसे हम केंद्रक कहते हैं, जो सेल का एक सबसे बड़ा ऑर्गेनल होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो बहुत ही स्मॉल और सिंपल सेल है ना। जनरली बैक्टीरियल सेल यहाँ पर एग्जाम्पल है, तो बैक्टीरिया का जो साइज है वो माइक्रोमीटर्स में मेजर करते हैं हम, दैट इज 10⁻⁻6। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर्स।
तो यहाँ बहुत ही स्मॉल और सिंपल सेल है और न्यूक्लियस जैसा कोई स्ट्रक्चर दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो सिंगल क्रोमोसोम या सिंगल जो गुणसूत्र है उसे हम न्यूक्लियोइड रीजन कहते हैं। सेल साइटोप्लाज्म है और उसमें बहुत ही कम ऑर्गेनल्स, इम्पॉर्टेंटली वहाँ पर क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और अगर वहीं यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड सेल स्ट्रक्चर है। प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। यहाँ से भी स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज बनते हैं, तो ये याद रखेंगे। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और एक प्रोमिनेंट जो सबसे बड़ा ऑर्गेनल दिखाई दे रहा है वो है न्यूक्लियस। फिर बहुत सारे आपके सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट हैं। जहाँ यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब हर ऑर्गेनल का जो है कार्य निर्धारित है, उसे जो कार्य करना है वो यहाँ पर फिक्स है। आगे हम की पॉइंट्स देखें अगर सेल ऑर्गेनल्स के, बहुत वैसे तो आप जानते ही हैं लेकिन फिर से हम यहाँ पर सेल की बात करें तो इसे फिर से रिवाइज कर लेते हैं। न्यूक्लियस जो होता है वो सबसे बड़ा और प्रोमिनेंट ऑर्गेनल होता है, इट इज़ द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ सेल। और न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमेटीन, दैट इज़ द डीएनए प्लस प्रोटीन, या जब हम क्रोमोसोम्स कहें जिसे हम गुणसूत्र कहते हैं, तो जब वो रेस्टिंग स्टेज में होते हैं तो उन्हें हम क्रोमेटीन कहते हैं। न्यूक्लियस का मेन फंक्शन क्या है, इसके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए आरएनए का सिंथेसिस होता है, और डीएनए पॉलीमरेज एंड आरएनए पॉलीमरेज जो है ये इसकी मार्कर एंजाइम्स हैं। फिर आपकी न्यूक्लियस की ही आउटर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर दो टाइप का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ग्रैन्युलर होता है क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसका मेन रोल जो है, जो सिस्टर्नी प्रेजेंट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, उसका मेन रोल है मटेरियल का एक्सचेंज बिटवीन द सेल एंड द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, या फिर जो न्यूक्लियस से भी मटेरियल का एक्सचेंज कर रहा है उसको कहाँ लेकर के आ रहा है, साइटोसोल में लेकर के आ रहा है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करें तो उसे ए ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं क्योंकि इस पर कोई राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। और इसका जो मेन रोल है वो है लिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स का बायोसिंथेसिस। स्पेशली अगर हम हेपेटोसाइट्स में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी बात करें तो इसमें ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व होता है, और जो ड्रग्स हम कंज्यूम कर लेते हैं उसके डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी इसी का होता है। इसकी जो मेन मार्कर एंजाइम है, याद रखेंगे ये की पॉइंट है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज इसका की एंजाइम है। अब बात करते हैं गोल्गी अपैरेटस, या जिसे हम गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडीज भी कहते हैं। ये इसका काम है मेन, जो मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, जो मटेरियल आ रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, उसको अपने अपने डेस्टिनेशंस पर पहुंचाना, जहां उसे पहुंचाना है वहां पर उसे भेजना है। और बहुत सारे जो सिक्रीशंस होते हैं ऑर्गेनल्स से वो गोल्गी बॉडीज़ में आते हैं, गोल्गी अपैरेटस में, वहाँ पर उसे असेंबल किया जाता है और अपने डेस्टिनेशन पे भेज दिया जाता है। न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स हैं जो आर से आ रहे हैं वो टेम्परेली गोल्गी अपैरेटस में स्टोर्ड रहते हैं, ये इसका मेन रोल है। फिर अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया आप जानते ही होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल का जो है उसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। पावर हाउस क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि आपकी एनर्जी करेंसी है सेल की, इसका सिंथेसिस होता है इसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसका माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का डीएनए होता है, ये न्यूक्लियर डीएनए पे डिपेंडेंट नहीं है, तो खुद का डीएनए होता है इसलिए अपने खुद के एंजाइम्स को सिंथेसाइज कर सकता है। अब एक और यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि जो डीएनए है, तो डीएनए से प्रोटीन सिंथेसिस होना है, डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, और प्रोटीन सिंथेसिस की साइट क्या है, राइबोसोम्स। सो माइटोकॉन्ड्रिया के अपने राइबोसोम्स होते हैं जो कि 70S टाइप के होते हैं। यूकैरियोटिक सेल में और प्रोकैरियोटिक सेल में ये एक डिफरेंस है। प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम्स हैं वो 70S टाइप हैं, और यूकैरियोट्स में 80S टाइप के होते हैं, लेकिन सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स होते हैं। लाइसोसोम्स, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, लाइसो का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो लाइसोसोम्स ऐसे ऑर्गेनली हैं जो
कि मेनली इन्वॉल्व होते हैं जितना भी वेस्ट डिस्पोजल होना है उसको डिस्ट्रॉय करना है वेस्ट को, या फिर ये ऑटोलिसिस यानी सेल के सुसाइड, जब सेल का काम खत्म हो जाता है तो वो अपने आप को नष्ट कर लेती है। तो किसकी सहायता से करती है? लाइसोसोम्स की। लाइसोसोम्स में लाइसोजाइम्स होती हैं जो किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल के ब्रेकडाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। फिर बात करते हैं पेरोक्सीसोम्स की। जो मेजर फंक्शन है पेरोक्सीसोम्स का वो हेपेटोसाइट्स में होता है और फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। साइटोसोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइटोसोल या जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, जितना भी फ्लूइड है सेल के अंदर वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। ये कोलॉइडल सॉल्यूशन है, वाटर है, प्रोटीन्स है ना, 70% इसमें वाटर है। ये एक मीडियम है जिसके थ्रू सारा ट्रांसपोर्ट होता है एक ऑर्गेनल से दूसरे ऑर्गेनल, या जो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है मेनली उसके लिए एक माध्यम प्रदान करता है। फिर बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की या सेल मेम्ब्रेन की, तो ये सबसे आउटर मेम्ब्रेन है एनिमल सेल की अगर हम बात कर रहे हैं तो, जो किसकी बनी होती है? लिपिड्स, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन क्या है? कंपार्टमेंटलाइजेशन। कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब क्या है? एक सेल को दूसरी सेल से अलग करना। अगर आप सेल का स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आप देखेंगे कि सेल हमको कंपार्ट चैम्बर्स के रूप में दिखाई देती है। तो ये अलग अलग किस वजह से है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेनली सिंगर एंड निकलसन ने जो मॉडल दिया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, कहने का मतलब है कि बायलेयर ऑफ लिपिड्स प्लस उसमें कार्बोहाइड्रेट भी है और प्रोटीन भी है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन रोल है सेल को एक शेप प्रोवाइड करना, सेल के मूवमेंट और ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस में इन्वॉल्व होती है, साथ ही साथ सेल सिग्नलिंग में भी इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो ये मेजर ऑर्गेनलीज हमने डिस्कस किए अभी सेल के बारे में। आगे हम जानेंगे ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म जो होता है थ्रू द सेल, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड से मॉलिक्यूल्स और आयंस का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है अंदर, और अंदर से बाहर कैसे होता है, फ्लूइड हेमोडायनामिक डिस्टर्बेंसेस से क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तब तक के लिए आप सेल को स्टडी करिए और इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी हम अगले सेशंस में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हॉस्पिटल नौकरी को, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत हेल्प करने वाला है। थैंक यू।